बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इज़ द साइंस ऑफ कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज़। यहाँ पे अगर हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो मोस्टली बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह को क्या किया जाता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड यूज़ किया जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन काइंड। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट में हमारे पास जो टारगेट ऑर्गेनिजम्स होता है वो हो सकता है, ठीक है ना। बेनिफिशियल यूज़ के लिए हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। अब हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अलग डिसिप्लिन नहीं है। अगर साइंस ऑफ केमिस्ट्री का नॉलेज होगा, बायोकेमिस्ट्री का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, तो ये सारे जो इंटीग्रेटेड नॉलेज है अलाइड फील्ड के साथ, अगर ये पता होगा तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ किए जा सकेंगे। अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा बायोकेमिस्ट्री का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, तो फिर जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो उनको यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब इसीलिए क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप की है एज अ साइंस। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एज अ साइंस डेवलप हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ह्यूमन वेलफेयर का, कि वो किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग से, ठीक है ना, और ह्यूमन हेल्थ के अंदर फूड प्रोसेस करने में, मेडिसिन्स बनाने में, जैसे कि इंसुलिन है और इस तरीके की बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं, डीएनए प्रोब्स हैं, आरएनए प्रोब्स हैं, ठीक है ना। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बैक्टीरिया डिज़ाइन किए गए बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको बायोडिग्रेड करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम किरदार रहा है। Major significance of this field of science in different field will be evident from the following example। नीचे हम डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे किस किस तरीके से इन्वायरमेंट को, एग्रीकल्चर को, मेडिसिन को बायोटेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया है, किस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज किया और किस तरीके से ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ह्यूमन काइंड इंक्रीज की है। बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का रोल हम मोस्टली क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी, जो ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन क्या कहलाती है, रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब मेडिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होती हैं। आए दिन बैक्टीरिया से एक नई प्रोडक्ट बनाई जाती है और वो फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड क्या किए जाते हैं, लॉन्च की जाती है। इंसुलिन है, वैक्सीन और भी बहुत सारी क्या हैं जो ग्रोथ मीडिया को प्रमोट करने के लिए और सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए और भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर और स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराई जाती है। अब ये वो फील्ड है जहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च क्या हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इंसानी फ़ायदे के लिए काम हो रहे हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब जहाँ पे हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने की, वहाँ पे हमारे पास जो सोशो एथिकल वैल्यूज़ आती हैं, तो वो सोशो एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ने वो भी कंप्रोमाइज़ की हैं, उन को भी कंप्रोमाइज़ किया है। वहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज उभरे हैं, जैसे कि अगर हम क्लोनिंग की बात कर लें तो क्लोनिंग में सेम आइडेंटिकल इंडिविजुअल की बात है, तो दुनिया में ह्यूमन क्लोन की बात जब होने लगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशो एथिकल प्रॉब्लम आने लगे। इसी तरीके से जब हम एक जानदार से दूसरे जानदार में कोई जीन इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, सोशो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी ने ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी रेज किए हैं।
स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन इज टू यूटिलाइज टेक्निक। क्या स्कोप है? यूटिलाइज टेक्निक इन लिविंग सिस्टम टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक प्रोटीन which are usually called biopharmaceuticals or recombinant proteins। ऐसी प्रोटीन्स जो क्या करती हैं, स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट की होती हैं, स्पेसिफिक टारगेट की होती हैं। इसमें स्पेसिफिक पेप्टाइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल पेप्टाइड्स बोलते हैं। ये बाय द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए। इनका एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट है हमारी हेल्थ में, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है उसको डील करते हैं। इसके साथ साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, डीएनए, आरएनए प्रोब्स भी क्या हुए मुख्तलिफ डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए बनाए गए, जो आजकल यूज़ होते हैं जीन थेरापी के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में। इसके साथ साथ देखें, थेराप्यूटिक प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स सच एज इंसुलिन एंड इंटरफेरोन हैव बीन सिंथेसाइज्ड विद बैक्टीरिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेज। जैसे कि डायबिटीज़ की बात हो रही है तो इंसुलिन यूज़ होते हैं, ठीक है ना। और भी इसी तरीके की बहुत सारी थेराप्यूटिक प्रोटीन क्या डिज़ाइन की गई बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिनके स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। As previously mentioned, the use of biotechnology in the field of medicine is also known as red biotechnology। ठीक है ना। अब क्या है, जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है मेडिसिन के फील्ड में क्या कहलाता है? रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। It deal with many major and minor aspect of human life। कैसे? For making medicine more effective in term of cost and efficiency, कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और जो मेडिसिन है उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। कि अगर कोई पर्सन मेडिसिन खाता है, मेडिसिन लेता है तो वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है ना। फॉर मेकिंग मोर मेडिसिन मोर इफेक्टिव इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। टू टैकलिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन क्यूरिंग जेनेटिक डिजीजेज। बायोटेक्नोलॉजी ने जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने में जीन रिप्लेसमेंट है, जीन डिलीशन है, जीन इंसर्शन है, इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, या इसी तरीके से हम एपिलेप्सी की बारे में बात करते हैं, या और हमारे पास बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको टैकल करने के लिए क्या करती है बायोटेक्नोलॉजी ने एक अहम किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ रेड बायोटेक्नोलॉजी ने वेरियस पोटेंशियल मेडिसिन डिस्कवर की फॉर द डिजीज सच एज कैंसर एंड एड्स, ठीक है ना। इंटरफेरोन वगैरह स्पेशल प्रोटीन्स जो क्या करती हैं, कैंसर के अगेंस्ट फाइट करती हैं, वो डिज़ाइन हुई बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अब जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है इसको 4 मेन एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है बायोफार्मास्यूटिकल है, सेकंड नंबर पे जीन थेरापी है, थर्ड नंबर पे हमारे पास जिनोमिक्स है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग है। अब फर्स्ट नंबर पे हमारे पास था बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है ना, बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे देखें, रेड बायोटेक्नोलॉजी डील विद द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स बायोफार्मास्यूटिक्स दैट कैन बी प्रोटीन्स, जिसमें एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं जो स्पेशल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, डीएनए या आरएनए हो सकता है। बायोफार्मास्यूटिक्स में क्या है, स्पेशल प्रोटीन्स हैं, उनमें हमारे पास क्या हो सकती हैं, डीएनए या आरएनए हो सकता है, जिनकी स्पेसिफिक क्या होगी, चेन लेंथ होगी, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड यूनिट होगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग के अंदर एक स्पेसिफिक बेस होगी। तो वहाँ पे ये क्या करेगा, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होंगे या कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट क्या करती हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन फाइट करती हैं। There is no involvement of chemical in the synthesis process since they are derived from microorganisms which synthesize them naturally। अब क्या है, जब केमिकली कोई एडिशन नहीं हो रही, केमिकल कोई ऐड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारे पास जो कीमो सेंसिटिविटी होती है या डिफरेंट केमिकल की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो यहाँ पे क्या होंगे, अवॉइड हो जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरली प्रिपेयर्ड की गई हैं। जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं
कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर थेराप्यूटिक यूज वाज बायोसिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन मेड, ठीक है ना, राइबोसोमल डीएनए टेक्नोलॉजी। पहली प्रोडक्ट क्या थी, ह्यूमन इंसुलिन थी, जिसको RHI भी बोला जाता है, ह्यूमन इंसुलिन, या इसको ह्यूमनलिन के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है ना। डिफरेंट इंडस्ट्रियल नेम होते हैं जो एक्चुअली उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उनके नेम होते हैं। जो ह्यूमन इंसुलिन है ये पहले ह्यूमन से जब वहाँ से ख़त्म होने लगी तो काउ काफ, ठीक है ना, जिसे हम बछड़ा बोलते हैं, वहाँ से, और बाद में पिग से डिराइव की जाने लगी। जब वहाँ ऐसे सोर्सेज से डिराइव की जाने लगी तो ये सोर्सेज बहुत महंगे थे। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फिर रेवोल्यूशनाइज्ड किया गया, तब्दील किया गया बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, और बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस कर, जब जीन इंसर्ट किया गया और बैक्टीरिया ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, तो पहली जो कंपनी थी वो जेनेटिक थी जिसने प्रोटीन डेवलप की। लेकिन लाइसेंस जो मिला, नेम, ब्रांड नेम जिसका हुआ इली लिली, कंपनी ने ब्रांड नेम हासिल किया और इसने जो इंसुलिन थी उसको मैन्युफैक्चर किया और मार्केट किया 1982 के अंदर। सेकंड मेजर फील्ड रेड बायोटेक्नोलॉजी की जीन थेरेपी है। ये किस चीज़ के साथ डील करती है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेज एंड सम अदर डिजीजेज सच एज कैंसर, ठीक है ना। किसको, एक तो जेनेटिक डिजीजेज को जो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं, और कैंसर को। इसमें होता क्या है, जो जीन्स होते हैं, डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और इन डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट किया जाता है बाय इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। किसी भी तरीके से क्या किया जाता है, इनमें से किसी तरीके से जीन को मॉडिफाई किया जाता है, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जीन्स आर इंसर्टेड, डिलीटेड और मॉडिफाइड। क्या होता है, जीन थेरापी में जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं या मॉडिफाई किए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जीन थेरापी इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंक्शनल जीन्स into an unspecified genomic location in order to replace a mutated and dysfunctional gene। क्या किया जाता है, जो म्यूटेटेड होगा, जो डिसफंक्शनल जीन होगा, तो उसको क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, या उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है जीनोमिक लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद। फार्माकोजेनोमिक्स। अब थर्ड हमारे पास क्या थी, फार्माकोजेनोमिक्स। इसमें होता क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग और फार्माकोजेनोमिक्स में ये यूज़ करती हैं टेक्निक्स ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये दोनों इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, कौन कौन सी, फार्माकोजेनोमिक्स और जेनेटिक टेस्टिंग इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ करती हैं। अब फार्माकोजेनोमिक्स में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज डिराइव्ड। पहले क्या किया जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड किया जाता है, फिर क्या किया जाएगा, उसके लिए ड्रग्स डिवेल्प की जाती हैं दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द पार्टिकुलर इंडिविजुअल, जो क्या की जा सकें, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इंसर्ट की जा सकें। देयर इज इन जेनेटिक टेस्टिंग डिफरेंट टेस्ट आर कंडक्टेड अमंग फैमिली मेंबर्स टू डिटरमाइन जेनेटिक डिजीजेज, सेक्स एंड कैरियर स्क्रीनिंग, ठीक है ना। फार्माकोजेनोमिक्स में क्या होता है, स्पेसिफिक पहले क्या किया जाएगा, जेनेटिक टेस्ट किया जाएगा, जेनेटिक मेकअप का, डीएनए सीक्वेंसिंग का, उसके बाद उस फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी, आया कि ये बीमारी फैमिली के अंदर कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, फिर स्पेसिफिक क्या की जाएंगी, ड्रग्स डिवेल्प की जाएंगी इंडिविजुअल के लिए और उनमें इंसर्ट की जाएंगी, जिससे वो पार्टिकुलर डिजीज़ क्या होती है, ठीक हो जाती है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, निकाह के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि विद आउट निकाह, जिसे हम एक सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं, हमारा एक लीगल सोशल इंटरेक्शन है,
लेकिन कुछ वर्ल्ड के अंदर ये लीगल सोशल इंटरेक्शन होता भी है और कुछ लोग फॉलो नहीं करते। जहाँ पे फॉलो नहीं होता तो वहाँ पे पैटर्निटी इश्यूज आते हैं, आया कि ये बच्चा किसका है, तो लोगों के दरमियान में डिस्प्यूट्स होते हैं। उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए भी क्या किया जाता है, जो जेनेटिक हमारे पास टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। जो पेरेंट्स हैं और जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, उनके जेनेटिक मेकअप में कितना सिमिलरिटी है वो टेस्ट की जाती है। उससे पता चलता है कि जो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स हैं वो आया कि ठीक हैं या गलत हैं, और उनको उस हिसाब से सॉल्व किया जाता है। Monoclonal antibodies, DNA and RNA probes are used for the diagnosis of various diseases, and valuable drugs such as insulin and interferon have been synthesized by bacteria for the treatment of human diseases। ठीक है ना, क्या है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और डीएनए आरएनए प्रोब्स क्या किए जाते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट डिजीज़ के, और डिफरेंट जो ड्रग्स होती हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए। DNA fingerprinting is utilized for identification of parents and criminals। ठीक है ना, पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल कहीं पे हादसा होता है तो जो बिल्कुल मसख सी हो जाती हैं लाशें जिनका पता ही नहीं चलता, तो उनके लिए क्या किया जाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है। साथ में क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्या किया जाती है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। Development of recombinant vaccines for diseases such as human hepatitis B using genetically engineered microbes is one of the list of notable achievement। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्री को किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज्ड किया। अब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अल्कोहल कंजम्पशन इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर इलीगल है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर क्या है, लीगल है, उसको एक ख़ास परसेंटेज में यूज़ किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी क्यों एस्टेब्लिश हुई, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए और एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए। अब अगर हम देखें तो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और केमिकल जैसे कि लैक्टिक एसिड है, ग्लिसरीन है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हासिल की जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। अब नेक्स्ट अगर हम इंडस्ट्री को देखें कि किस तरीके से इंडस्ट्री इम्प्रूव हुई है, तो बहुत एफिशिएंट और इकोनॉमिक टेक्निक्स प्रोवाइड की हैं बायोटेक्नोलॉजी ने वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल प्रोड्यूस करने में, जैसे कि इमोबिलाइज्ड इंजाइम्स हैं। इंजाइम्स हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। तो ये कैटलिस्ट अगर नहीं होंगे तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन प्रॉपर प्रोसीड नहीं करेगा, और जब प्रॉपर प्रोसीड नहीं कर रहा होगा तो हमें बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो जो इमोबिलाइज्ड इंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। प्रोटीन इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट इरा है जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स और इंजाइम्स को रीमॉडल किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, या फिर उनको क्या है, एफिशिएंसी ऑफ दीज इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर इंक्रीज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत इरा कि इतना पोल्यूशन जिस इरा में है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, यहाँ पे हमारे पास लैंड पोल्यूशन है, पता नहीं किस किस टाइप की पोल्यूशन है। तो इस इरा के अंदर यहाँ तक कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी यही हाल है। जो हमारे पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा जो व्हीकल है, हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसियां अगर प्रॉपर एक्ट नहीं करती तो उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना होता है, डैमेज करना होता है। दूसरा बायोपॉलीमर्स की अगर हम बात करें, प्लास्टिक्स आ जाते हैं। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये किसी भी इन्वायरमेंट को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करते हैं। जब ये इन्वायरमेंट को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे होंगे तो
लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है किसी भी सोसाइटी का, वो जाना जाता है उसके इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर बीइंग डील्ड विद यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। किसके जरिए डील किए जा रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इनके सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, तो उनको बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, और बैक्टीरिया उन एफ्लुएंट्स को यूज़ करके कम टॉक्सिक मटेरियल के अंदर तब्दील कर देते हैं। फिर जो बैक्टीरिया हैं उनको मॉडिफाई किया गया ऑयल स्पिल्स को कम्बैट करने के लिए, जो समंदरों के अंदर ऑयल ठीक है ना, ऑयल ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स के थ्रू जो आता है, वो फिशेज और दूसरी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसको कवर करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किए गए जो क्या कर सकते हैं? ऑयल को डिग्रेड कर सकते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड फॉर बायो गैस प्रोडक्शन डिफरेंट बैक्टीरिया क्या किए जा रहे हैं? डेवलप किए जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। बायोपेस्टिसाइड ऑफर एन एनवायरमेंटली सेफर अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन, ठीक है ना, बैसिलस थ्रेंजेंसिस बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया गया कॉटन के अंदर, जो क्या करता है, जो जितना भी सुंडीज होती हैं, जितने भी हमारे पास लार्वी होती हैं, जब वो उसको ईट करेंगी कॉटन को, तो उनके बैसिलस थ्रेंजेंसिस जाके थ्रोट के अंदर, उनके गले के अंदर बिल्कुल स्वेलिंग काज कर देगा। जब स्वेलिंग काज कर देगा तो वो क्या करेंगे? उनकी डेथ हो जाएगी। तो बायोपेस्टिसाइड क्या है? एक बहुत सेफर और अल्टरनेटिव केमिकल पेस्टिसाइड है इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार हम किसी भी हद तक नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि जो 1960 का रेवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, या ग्रीन रेवोल्यूशन हम बोलते हैं, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का ही रोल था कि जो इतना हंगर थी, इतना फेमाइंस आते थे पूरी दुनिया के अंदर, इवन कि हमारे पास डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर भी यही कंडीशन थी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। तो उसको कवर किया बायोटेक्नोलॉजी ने टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए, जीन इम्प्रूवमेंट के ज़रिए, न्यू वैरायटीज़ जो थी क्रॉप्स की। तो इससे क्या हुआ? एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसने इंसान की पूरी लाइफ को तब्दील करके रख दिया। करंटली द पोटेंशियल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूटिलाइज्ड फॉर द रैपिड एंड इकोनॉमिक कॉलोनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट ट्रीज, for the production of various free genetic stock and planting material, as well as in the creation of novel genetic variations through somacolonal variation। ठीक है ना। अब इन हमारे पास क्या है? डिफरेंट स्टॉक प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रूट्स के, फॉरेस्ट्रीज के, प्लांटिंग स्टॉक एंड प्लांटिंग मटेरियल के। With the aid of ribosomal DNA technology, it has now become possible to produce transgenic plant। क्या है? ribosomal DNA टेक्नोलॉजी के जरिए अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्या करना, प्रोड्यूस करना आसान हो चुका है, जिनका स्पेसिफिक डिजायरेबल जेनेटिक मेकअप होगा, जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, डिजीज रेजिस्टेंस है, इंक्रीज शेल्फ लाइफ है। तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए क्या किया जा रहा है? डिफरेंट जीन्स को इंसर्ट करके हमारी जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हासिल किया जाता है। वो फूड की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अहम पैरामीटर साबित हो सकते हैं। अब इसमें है क्या? मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग हैव बीन एम्प्लॉयड टू एक्सेलरेट द process of crop improvement। techniques such as molecular breeding have been employed to accelerate the process of crop improvement। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर जैसे कि रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स है, ये क्या करते हैं? पोटेंशियल टूल प्रोवाइड करते हैं फॉर इनडायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ द
बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, किसके लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के लिए, एंड आल्सो फॉर स्टडिंग जीनोटाइपिक डाइवर्सिटी, कि जो हमारे पास हमने न्यू प्लांट डिज़ाइन किए हैं तो उनके अंदर कितना एक जीनोटाइपिक डाइवर्सिटी है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।